हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज हम सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और विकसित देश में तो अगर बेरोजगार आदमी होता है तो फिर गवर्नमेंट उसका बेरोजगारी भत्ता पेंशन देना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा देश अभी विकसित होने के लिए अग्रसर है, तो हमारे यहाँ भी कई सारे प्रोग्राम्स सोशल सिक्योरिटी के चल रहे हैं, जिसमें हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देता है। इंश्योरेंस की व्यवस्था है, उसमें ईएसआईसी है जो कि आपको मेडिकल फैसिलिटी देता है और भी कई सारे फैसिलिटी है। इसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। ये सब सोशल सिक्योरिटी कोड में इम्पोर्टेंट एक्ट है और भारत सरकार ने नया एक सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया है जिसमें 9 पुराना जो अलग अलग जो अधिनियम थे, कानून थे, जिसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी 1959, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, the Payment of Gratuity Act 1972, the Senior Worker Welfare Fund Act 1981, the Building and Other Construction Welfare Cess Act 1996 and the Organized Worker Social Security Act 2008। ये 9 एक्ट मिला के एक सोशल सिक्योरिटी कोड भारत सरकार ने बनाया है। उससे उसको राष्ट्रपति महोदय से भी उसकी जो अनुमति जो है वो मिल गया है 28 सितंबर 2020 को, और ये कोड बन गया है, लेकिन अभी अप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं है। ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की इसकी संभावना है, क्योंकि रूल्स बन रहा है और रूल्स भी अकॉर्डिंगली एक्ट ही बनेगा। इस सोशल सिक्योरिटी कोड में 13 चैप्टर्स हैं और 164 सेक्शन हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसमें जैसे कि जो चैप्टर ये 3 है वो आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 4 ईएसआईसी से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 5 ग्रेच्युटी से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 6 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 7 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है। हम सबसे पहले प्रोविडेंट फंड एक्ट की बात करेंगे। प्रोविडेंट फंड एक्ट में क्या चेंज किया गया है? प्रोविडेंट फंड एक्ट में ये है कि अभी 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और ये 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, और गवर्नमेंट का भी 1.16% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट का ये है कि आगे गवर्नमेंट अगर इसको 10% कर सकती है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% होगा, ऐसा प्रोपोजल है। लेकिन गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन के थ्रू 12% भी कर सकती है। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी में एक चेंजेज है। दूसरा ये है कि अभी आप ये वॉलंटरी करने का भी है कि ये सोशल सिक्योरिटी कोड जो है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है और प्रोविडेंट फंड जो इसमें है, जो चैप्टर 3 में है, वो कंपलसरी है अगर आपका सैलरी 15,000 है। अगर 50,000 से ज़्यादा आप सैलरी ड्रॉ करते हैं तो फिर भी आपके एम्प्लॉयर और आपके कंसेंट से वो प्रोविडेंट फंड में आप प्रोविडेंट फंड ऑफिस से संपर्क करके आपका प्रोविडेंट फंड चालू हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को कोई ना कोई सिक्योरिटी तो देना है। क्योंकि हमारे लिए वेज सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, जॉब सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है और सोशल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए आप 15,000 से ज़्यादा वाले भी जिनको वेतन मिलता है वो भी विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड अप्रोचिंग प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो इसमें वॉलंटरी, जैसे कि ये 20 पर्सन जहाँ काम करते हैं
उसके लिए प्रोविडेंट फंड कंपलसरी है, किसी भी स्थापना में काम करते हैं। लेकिन अगर 20 से कम है तब भी वो वॉलंटरी वो ज्वाइन कर सकते हैं ईपीएफ एक्ट में। ये एक चेंजेस किया गया है कि पहले वॉलंटरी का इतना नहीं था, लेकिन अब वॉलंटरी अगर 20 से कम है तो दे कैन ज्वाइन ईपीएफ एंड अवेल द फैसिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड। और हम ये जानते हैं कि ईएसआईसी एक्ट 10 से ज़्यादा आदमी जहाँ काम करता है वहाँ लागू है। लेकिन अब अगर हैजार्डस कोई एक्टिविटी है और खतरनाक एक्टिविटी है जिससे जान माल का नुकसान है, तो वहाँ ईएसआईसी एक्ट अगर एक भी आदमी काम करता है तो वहाँ लागू होगा। और ईएसआईसी एक्ट भी जहाँ 10 से कम आदमी काम करता है वहाँ भी ईएसआईसी एक्ट को वॉलंटरी आप ले सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर का कंसेंट है तो आप ईएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करके ले सकते हैं। तो ये एक चेंजेज किया गया है। और एक चेंजेज किया गया है कि ये पहले शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट या शेड्यूल्ड एरिया के लिए होता था ईएसआईसी ईपीएफ, अब इसको यूनिवर्सल कर दिया गया है। अब भारत के सभी मतलब लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी ईपीएफ लागू हो गया है। तो ये भी एक चेंजेज है और सभी एरिया में लागू हो गया है, तो बहुत वाइड नेटवर्क हो जाएगा इनका। और एक चेंजेज किया गया है ईपीएफ एक्ट में कि पहले जो था कि कोई भी केस बनता था कंपनी के खिलाफ तो उसमें कोई समय अवधि नहीं था, लिमिटेशन नहीं था। अब प्रोविडेंट फंड एक्ट में है कि आपको 5 ईयर का लिमिटेशन है। 5 ईयर की लिमिटेशन का ही जांच जो है प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी करेगा। अगर आपका कोई शिकायत मिलता है कि आपने जमा नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड को अब खंगाला नहीं जाएगा। तो एक लिमिटेशन की व्यवस्था की गई है। दूसरा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में भी है कि अगर डेथ का केस है और एक्सीडेंट का केस है तो उसको 2 साल के भीतर जांच करना है। 2 साल के भीतर आपको अप्रोच करना है। अप्रोच करना 2 साल के भीतर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में भी इन द केस ऑफ डेथ एंड डिजेबलमेंट कंपलसरी है। अब हम थोड़ा ईपीएफ एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। ईपीएफ एक्ट जैसा कि हम जानते हैं कि 20 से ज़्यादा वर्कर जहां काम करते हैं वहां लागू है। ईपीएफ एक्ट 15,000 तक वेतन पाने वाले पर कंपल्सरी लागू है और इसके बाद भी जो एक बार इससे जुड़ जाते हैं तो उन पर ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो ईपीएफ एक्ट में फैसिलिटी क्या है? ईपीएफ एक्ट में आपको आज के दिन में 7 लाख का बीमा का आपको फैसिलिटी है। आप अगर एक बार ईपीएफ से जुड़ गए तो आपका अगर कोई भी आपके साथ हादसा होता है, दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है या नेचुरल डेथ होती है तो आपके परिवार को 7 लाख रुपया मिलेगी जो अधिकतम है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि वो जो है 30 महीना 30 मंथ का सैलरी के बराबर होगा जो अधिकतम 7 लाख होगा। तो ये एक ईडीएलआई स्कीम है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो इस स्कीम के अंतर्गत 7 लाख का बेनिफिट है और ये 30 मंथ का सैलरी और इसका कैप है 7 लाख। तो ये गवर्नमेंट रिसेंट चेंज किया है, पहले 6 लाख रुपया था तो इसको अब 7 लाख कर दिया गया है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 1000 का पेंशन जो है वो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन आपको कम से कम दिया जाएगा, अधिक से अधिक का नहीं है, कम से कम आपको 1000 रुपया दिया जाएगा। इसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में है कि आपका ये जो एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसमें ईपीएस में 8.33% जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और जो 12% में 3.67% बच जाता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो आपका पीएफ में जैसे आपका पैसा जमा होता है प्रोविडेंट फंड में 12%, तो एम्प्लॉयर का भी 3.67% ऐड होता है। तो आप जिस समय में जब आपका 58 एज हो जाता है या जिस समय में आप रिटायर करते हैं उस समय में जब आप अपना पीएफ का पैसा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट सहित जो है आपका 12% आपका और 3.67% आपका एम्प्लॉयर का, मतलब कि 15.67% जो जमा हो रहा है 24% में वो आपको
इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। दूसरा यह है कि आपका एम्प्लॉयर जो आपके पक्ष में 8.33% का कंट्रीब्यूशन देता है, उससे आपको पेंशन मिलता है। लेकिन पेंशन के लिए क्या है कि आपका ये जो है 10 ईयर का सर्विस कंपलसरी है। आपको 10 ईयर कम से कम जो है सो जुड़ना होगा पेंशन के लिए, और आपका 58 ईयर होगा तो पेंशन आपका चालू हो जाएगा। और अगर आप उसको 2 साल के लिए डेफर करते हैं पेंशन लेने में, 60 ईयर के बाद पेंशन लेते हैं, तो आपका एडिशनल रेट जो है 4% जो है वो भी मिलेगा आपको। तो ईपीएफ के लिए आपको 58 ईयर के बाद ही पेंशन मिलेगा। और एक और बात है कि अगर 5 साल के बाद आप प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालते हैं, आपको नौकरी से हटा दिया गया है, या आपने नौकरी मिलने में, आपको नया नौकरी मिलने में देर हो रहा है, तो आप अगर 5 ईयर के बाद निकालते हैं पैसा तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 5 साल के अंदर आप ईपीएफ में पैसा निकालते हैं तो आपको जो है वो आपको टैक्स लायबिलिटी है। इसलिए मतलब 5 ईयर के बाद ही पैसा ईपीएफ का निकालना चाहिए, नहीं तो आपको अपना ये जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, सब पर आपको टैक्स लग जाएगा। और अगर आप रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा निकालते हैं तो ये एकदम फ्री है, एग्जम्प्टेड है, ये ट्रिपल ई एग्जम्प्टेड है। आपको कोई टैक्स नहीं देना है इस ईपीएफ के इंटरेस्ट पर, और जो ईपीएफ का कॉर्पस होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ईपीएफ डिपार्टमेंट अभी काफ़ी ऑनलाइन मोड में चला गया है। इसमें आपका मिस्ड कॉल सर्विस है, शॉर्ट कोड एसएमएस सर्विस है, मेंबर पासबुक है, मेंबर यूएएन है, ऑनलाइन सर्विस है, पेंशनर पोर्टल है। तो यूएएन नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो आपके केवाईसी और आधार कार्ड के थ्रू होता है। अगर आप यूएएन नंबर आपका लिंक्ड है तो आप बहुत काम जो है अपने से, अपना खाता का क्या पोजीशन है, और भी कई, जैसे कि किसी का अगर नौकरी भी छूट जाता है तो वो कैसे क्लेम करेगा। तो यूएएन नंबर अगर आपको मिल गया है और आपने अपना मोबाइल और आधार कार्ड से उसको अपडेट करा लिया है, तो आप काफ़ी ईपीएफ का काम जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको मतलब ऑफिस जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि अब ईपीएफ का ऑफिस भी हर एक जगह है, जैसे बिहार में आपका रीजनल ऑफिस मुजफ्फरपुर में है, और उसका ईपीएफ का जोनल ऑफिस जो है वो कानपुर में है। तो आप अपने ग्रीवांस के लिए वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपका ऑनलाइन के थ्रू नहीं ग्रीवांस सॉर्ट आउट हो रहा है तो ईपीएफ आईजीएमएस एक कंप्लेन ग्रीवांस पोर्टल है, ईपीएफ आईजीएमएस। तो इस पर भी आप अपना शिकायत दाखिल कर सकते हैं। एक ईपीएफ का टोल फ्री नंबर है 1800118005। ये कॉल सेंटर भी जो है 7 डेज चलता है, तो इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब ईपीएफ एक्ट में एक संक्षिप्त बारे में हम एक डिस्कस किए हैं। और हम आज फोकस करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या क्या चेंज किया गया है। सोशल सिक्योरिटी में एक और बड़ा चेंजेज ये है कि इसमें जो है गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी जोड़ा गया है। पहले ऐसा नहीं था। गिग वर्कर जिसमें एम्प्लॉयर का कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड नहीं है। प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे कि अभी स्विगी है, उबेर है, ओला है, ये सब जो है अमेजन का डिलीवरी बॉय है, इस टाइप का जो वर्कर काम करता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक कॉर्पस बना रही है, जिसमें उस कंपनी से 1 से 2% उनका जो एनुअल टर्नओवर होगा उससे गवर्नमेंट लेगी, और गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन करेगी और उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाएगी। तो ये जो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, उनके लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बन रहा है। तो इनको भी एक सोशल सिक्योरिटी कोड में लाने का प्रयास किया गया। अधिक से अधिक जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कोड में जोड़ने का गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सल बनाया जाए, सोशल सिक्योरिटी में अधिकतम लोगों को जोड़ा जाए।
इसके बाद आप जानते हैं कि वेज को सारा एक्ट में वेज का डिफिनीशन एक कर दिया गया है। आप 50% जो आपका वेज होगा बेसिक और डीए, और अगर बेसिक डीए जोड़ के 50% नहीं होता है तो फिर दूसरा वेजेज का जो कंपोनेंट है आप जो कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी में देते हैं तो उसमें से भी कुछ सैलरी का पार्ट्स इसमें जुड़ जाएगा। आपको 50% पर ही पीएफ पेमेंट करना है। तो ये एक नया है, चेंजेज किया गया है। आपका ग्रेच्युटी भी जो है 50% पर ही जितना आपका टोटल सैलरी है उसमें 50% पर ग्रेच्युटी का भी कैलकुलेशन होगा। और वेजेज के डिफिनीशन में केवल जो है बेसिक डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस को रखा गया है, लेकिन उसका ये तीनों का कंपोनेंट बेसिक और डीए का कंपोनेंट जो है कम से कम 50% होना है। तो इसमें रीस्ट्रक्चर अभी होगा। अभी कई सारे कंपनियां अपने जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल से उसको रीस्ट्रक्चर करेगी, क्योंकि उसको बेसिक और डीए के कैप को 50% रखना है। और ये जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि हर एक सोशल सिक्योरिटी फंड को चलाने के लिए अलग अलग जो है गवर्नमेंट जो है सो ये नियामक लेके आएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो ईपीएफ स्कीम के लिए है। इसके बाद आपका ईएसआईसी के लिए भी जो है ईएसआईसी का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए भी उनका एक रेगुलेटरी बोर्ड होगा। फिर आपका स्टेट लेवल बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड होगा। फिर जो है गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा। तो ये है। और एक चेंज किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी प्रोविडेंट फंड लागू है, जो पहले भी लागू था और अभी लागू है। और उसमें कोई ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सारे सोशल सिक्योरिटी कोड का उनको फैसिलिटी है। और काफ़ी पेनाल्टी बढ़ा दिया गया है, जो कि पेनाल्टी पहले लेबर कोड में बहुत कम था, लेकिन अब हर एक कोड में बढ़ाया गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड में भी कम से कम 50,000 है रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के लिए, और उसका सीमा 1 लाख भी किया गया है। उसका अधिकतम सीमा 3 लाख भी किया गया है। इम्प्रिजनमेंट भी है, 1 ईयर का भी है और अधिकतम 3 ईयर का भी है, और उसको 5 ईयर तक भी बढ़ाने का है रिपीटेड ऑफेंस में। और इसके बाद सबसे बड़ा है पेनाल्टी में, अगर फर्स्ट टाइम आपका ऑफेंसेज है 5 ईयर के अंदर आपने रिपीट नहीं किया है तो आपको कंपाउंडिंग का है, क्योंकि आप एक बार जुर्माना भर के आप एक बार एक्यूटल हो सकते हैं, लेकिन दूसरा बार जो है जुर्माना और सजा दोनों है। तो कंप्लायंस के पार्ट पर चूंकि काफ़ी बढ़ा दिया गया है पेनाल्टी, तो एम्प्लॉयर को खासकर उनको काफ़ी सीरियस होना होगा इसको कंप्लायंस करने के लिए। और जो पेंडेमिक है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी कोड जो है पेंडेमिक के समय बनाया गया है। तो इसमें यह है कि एक निर्धारित अवधि तक सोशल सिक्योरिटी जैसे 3 महीना तक एग्जेम्प्ट भी किया गया है एम्प्लॉयर को इन द केस ऑफ पेंडेमिक्स। और जैसे कि पेंडेमिक में आप जो है सो कुछ दिनों तक आपको सस्पेंड जो है करने का है, खासकर 3 महीना तक जो है तो आप ईपीएफ और ईएसआई का एम्प्लॉयर को एग्जेम्प्ट किया गया है। और जो चेंजेस किए गए हैं उसमें मेजर चेंजेस है कि ईएसआईसी का जो है अगर एम्प्लॉयर नहीं पेमेंट करता है तो वर्कर को डिबार नहीं किया गया है, उसको भी बाद में ईएसआईसी में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि बाद में एम्प्लॉयर से इनहांस्ड रेट पर विथ इंटरेस्ट के साथ कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, लेकिन वर्कर को एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द टाइम ऑफ इंजरी, एट द टाइम ऑफ इलनेस वर्कर को जो है तो फैसिलिटी से डिबार नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी जो है यूनिवर्सल बनाने का कोशिश किया गया है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में जो है उसमें भी जो है कई सारे चेंजेस किए गए हैं। और उसमें जैसे कि आपका नोशनल वर्क स्टेशन, जैसे कि आप घर से निकलते हैं और फिर घर से निकल के फैक्ट्री जाते हैं या और फिर फैक्ट्री से घर आते हैं, तो आने जाने का जो समय है वो भी आपका वर्किंग पीरियड में होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में
अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लिसिटली व्याख्या किया गया है। और दूसरा क्या है कि इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में एक डिपेंडेंट का भी परिभाषा में चेंज किया गया है। अभी क्या है ना कि डिपेंडेंट के परिभाषा में जो है, तो खासकर महिला अगर कोई इम्प्लाई है तो उनका फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी जोड़ा गया है। अगर किसी के घर में विधवा है, अगर नियर रिलेटिव्स हैं, तो विडो को भी जोड़ा गया है। तो ये कुछ डिपेंडेंट के परिभाषा में चेंज किया गया है। कहीं कहीं ग्रैंड पेरेंट्स भी कोड में जोड़ा गया है, उनका भी देखा गया है कि वो भी डिपेंडेंट के परिभाषा में आते हैं। और इसके बाद अगर किसी को इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट में के अंतर्गत डेथ हो जाता है, तो उसको जो है 50% ऑफ द मॉनेटरी वेज ऑफ द डिसीज्ड इम्प्लाई मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर ऑफ एन अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन द केस ऑफ टोटल डिजेबलमेंट है, जहाँ परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट है, वहाँ है कि इम्प्लाई का एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेज ऑफ द इंजर्ड इम्प्लाई एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक फार्मूला बनाया गया डेथ के केस में 50% ऑफ वेजेज गुने रेलिवेंट फैक्टर, एंड इन द केस ऑफ परमानेंट डिजेबिलिटी 60% ऑफ द वेजेज एंड मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट फैक्टर। तो ये इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट में चेंज किया गया है। ग्रेच्युटी एक्ट, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट अगर हमारा 10 से ज़्यादा इम्प्लाई कहीं काम करता है तो वहाँ लागू है। और ग्रेच्युटी एक्ट में बहुत चेंज नहीं किया गया है, यथास्थिति रखा गया है। केवल फिक्स टर्म इम्प्लाई के लिए है कि वह 1 ईयर से ज़्यादा काम किया है तो उसको प्रो रेटा बेसिस पर ग्रेच्युटी दिया जाएगा। और नॉर्मल जो इम्प्लाई काम किए हैं उनको 5 ईयर पर ग्रेच्युटी के लिए दे आर इंटाइटल्ड। और जैसे मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है तो 4 ईयर एंड प्लस 5 ईयर में जो 5वां साल है उसमें अगर उन्होंने 240 डेज का किया है तो वो भी कंसीडर होता है ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी के लिए। ग्रेच्युटी जैसा कि आप जानते हैं कि 20 लाख तक की ग्रेच्युटी की सीमा है, उसको भी अभी यथावत है। उसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा समय समय पर बढ़ा सकती है। ग्रेच्युटी सुपर एनुएशन के बाद मिलता है। रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, डेथ, डिजेबलमेंट और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट समाप्त होने के बाद ग्रेच्युटी के लिए एम्प्लॉय जो है हकदार होता है। ग्रेच्युटी के लिए फॉरफीचर का ही प्रोविजन है। अगर आप विलफुल ओमिशन है, नेग्लिजेंस है, जो डैमेज और लॉस है एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर उस डैमेज और लॉस को जो है उसको मेजर करके आपकी ग्रेच्युटी से उसको काट सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय का राइटस और डिसऑर्डरली बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, तो उनके लिए भी ग्रेच्युटी फोरफिट किया जा सकता है। मॉरल टर्पिट्यूड का केस भी है तो ग्रेच्युटी फोरफिट किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि कई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है कि मॉरल टर्पिट्यूड तभी प्रूव होगा जबकि क्रिमिनल कोर्ट ने उसको कन्विक्टेड किया है। अगर क्रिमिनल कोर्ट से वो कोर्ट से कन्विक्ट नहीं हुआ है तो मॉरल टर्पिट्यूड प्रूव होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है तो पूरा जो है सो वो उसमें पूरा एकदम सत्यता नहीं आ पाती है डिपार्टमेंटल में कि एकदम वो आदमी दोषी है ही। तो क्रिमिनल कोर्ट से कन्विक्टेड अगर है तब उसको मॉरल टर्पिट्यूड माना जाता है। ऐसा कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट के भी कई जजमेंट हैं जिनका अलग अलग अर्थ है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में जो है वो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोर्ड भी बनाने का है। इसके बाद आप पहले ईपीएफ में था बहुत ज़्यादा, आप 75% डिपॉजिट करके जा सकते थे अपील में, लेकिन अब उसको सरल कर दिया गया। अब 25% जो है, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जजमेंट है या जो प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी का जजमेंट है उसका 25% आप जमा करके अपील में जा सकते हैं। तो ये एक एम्प्लॉयर को एक बेनिफिट दिया गया है। और ये स्कीम भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सरकार बनाएगी। और उनको सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर और उनके फैमिली मेंबर को जो है ईएसआई बेनिफिट में से जोड़ने का प्रयास करेगी।
और इसके बाद है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना स्कीम रहेगा, हेल्पलाइन फैसिलिटेशन सेंटर का भी व्यवस्था होगा, हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा ताकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर अपने सोशल सिक्योरिटी के बारे में जो है जानकारी रख सकें और उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और भी कई सारे डिफिनीशन में चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो सेस एक्ट है वो अब अगर आपका कीमत मकान का कीमत 50 लाख से एबव है और इंडिविजुअल पर्पज से है तो उसको पहले 10 लाख ही था, उसको 50 लाख बढ़ा दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क को भी शामिल किया गया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो डिफिनीशन था उसको ब्रॉड किया गया है। जैसे हम इसको रीड आउट करते हैं कि सेक्शन 219 में है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एंड डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉई हु इज अदर देन पार्ट टाइम वर्कर regularly employed by the contractor in his establishment and his employment and gets periodic payment, social security and other benefit। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का जो अपना एम्प्लॉय है उसको डिवाइड किया गया है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क को भी नया डिफिनीशन दिया गया है 241 में कि फॉर द फर्स्ट टाइम द डिफिनीशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इंक्लूड ए पर्सन इवन recruited by an employer directly, earlier it was only restricted to indirect workmen। अब क्या है कि डायरेक्ट वर्कमैन को भी लाया गया है और इसमें 18,000 पर मंथ जो है का वेजेज का सेलिंग है। अगर 18,000 पर मंथ के अंदर का अगर वर्कर को आप लाए हैं तो वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में आ जाएगा। और इसके बाद जो है एम्प्लॉई का भी डिफिनीशन दिया गया है, जबकि सब कोड में जो है वो समान है। ये है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट वही लागू है जो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय कंसेशन एक्ट जो सेकंड शेड्यूल में जो कवर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ ESIC एक्ट लागू है वहाँ एम्प्लॉय जो है कंपनसेशन एक्ट नहीं लागू है। और इसके बाद आपका सेक्शन 234 में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का दिया गया है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले को प्रो रेटा बेसिस पर सभी ग्रेच्युटी वगैरह सभी जिनको सारा सोशल सिक्योरिटी देने का व्यवस्था किया गया है। और ये सेक्शन जो 113 है उसमें रजिस्ट्रेशन और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, गिग वर्कर का, प्लेटफॉर्म वर्कर का रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था किया गया है। और होम बेस्ड वर्कर जो आप जैसे बीड़ी मजदूर का वर्कर है वो घर पर अपना सामान दे देता है, वो मैन्युफैक्चरर या बहुत ऐसा है कि घर पर ही मटेरियल उपलब्ध करा देता है और उसको फिर वो सामान तैयार करके एम्प्लॉयर को देता है। तो होम बेस्ड वर्कर जो है उसको भी सेक्शन 236 में उसको भी डिफाइन किया गया है कि होम बेस्ड वर्कर इंगेज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस और गुड फॉर एन एम्प्लॉयर इन हिज हर होम और अदर प्रीमाइसेज ऑफ हिज चॉइस अदर देन द वर्क प्लेस ऑफ एम्प्लॉयर। वर्क प्लेस में एम्प्लॉयर के वर्क प्लेस से अगर भिन्न जगह पर ही काम करता है तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत लाया गया है, उनको भी सोशल सिक्योरिटी कोड। अच्छा, इसमें क्या है कि आप आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन करने का व्यवस्था किया गया, रजिस्ट्रेशन को बड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे खासकर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, गिग वर्कर हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनको कैसे करना है, आधार कार्ड के हेल्प से उनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उनको जो है आधार कार्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी उनको किया गया है और ऐसे ताकि उनको आसान हो और उनको जो है तो सुविधा हो और वो अपने से जो है कर सकते हैं, ऐसा किया गया है। हम जैसा चर्चा कर चुके हैं कि ESIC एक्ट को सारे जिला पर 740 डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में है सब पर जो है लागू कर दिया गया है। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी लागू है जहां आपका ESIC का बेनिफिट नहीं है, ये 10 से ज़्यादा व्यक्ति जहां काम करते हैं वहां लागू है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अगर एम्प्लॉयर कोई फैसिलिटी नहीं देता है, अगर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह नहीं दे पाता है तो इसमें एक मेडिकल अलाउंस देने का व्यवस्था है जो अभी 7,500 है। और इसमें एक चेंजेस जो किया गया है उसमें
ये सेक्शन 59 में है कि वीमेन को जो है सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इज प्रोहिबिटेड फॉर 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल ट्रीटमेंट। उनका 6 महीना डिलीवरी के 6 महीना के बाद उनको जो है सो काम में नहीं लगाया जा सकता है। और अर्डुअस नेचर का वर्क को जो है एनी वर्क ऑफ अर्डुअस नेचर शेल मीन एनी वर्क विच इन्वॉल्व ए रिक्वायर स्टेनुअस इफोर्ट और इज डिफिकल्ट एंड टायरिंग इन नेचर। तो अर्डुअस वर्क को डिफाइन किया गया है। क्रेचेज फैसिलिटी का जो क्रेसेज है जो शिशु पालन गृह है, उसमें आप जो है कॉमन क्रेसेज फैसिलिटी बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी और प्राइवेट एंटिटी और एनजीओ कोई भी जो है तो उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल किया गया है क्रेसेज का के लिए कि आप जो आपका फैक्ट्री है, ऑफिस प्रीमाइसेज है, उसके नज़दीक में जो है आप कोई एनजीओ के मदद से भी आप क्रेसेज जो है क्रेसेज बना सकते हैं, वो शिशु पालन गृह बना सकते हैं और उसमें कॉमन क्रेचेज भी बना सकते हैं और उसमें आप कंट्रीब्यूट करके भी एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूटर रहेगा, कोई एनजीओ भी चला रहा है उसमें, तो काफ़ी क्रेसेस में काफ़ी इसको थोड़ा सरलीकरण किया गया है। तो ये एक थोड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि कभी कभी क्या था कि फैक्ट्री के अंदर थोड़ा शिशु पालन गृह सिक्योरिटी सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बाद आपका फैटल एक्सीडेंट के लिए, सीरियस इंजरी के लिए जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में है, उसमें आपको जो है जो कंसर्न लेबर अथॉरिटी है उनको सूचित करना है और जो है अब जो है सो उसको जो है समय से सूचित करना है और उसमें फेडरल एक्सपेंसेस जो है आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में पहले 5000 था, उसको 15,000 रुपया बढ़ा दिया गया है। एक्चुअल जो सेक्शन 76(5) में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में था कि एम्प्लॉयर shall reimburse the actual medical expenditure incurred for treatment of injury caused during the course of employment, तो इसको यथावत रखा गया है। इसमें कोई मेडिकल एक्सपेंसेस का लिमिटेशन नहीं रखा गया है और इसमें सेक्शन 77 में है कि अगर एम्प्लॉयर जो है 1 मंथ के अंतर्गत नहीं देता है तो उसको जो है वो उसको इंटरेस्ट का प्रोविजन था पहले। अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस को आप अगर बियर नहीं करते हैं तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या जो है सो इंटरेस्ट दिया जाएगा और ये सम पेबल एज कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में है कि इंक्रीज नॉट लेस देन ₹5,000। अर्लियर द सेड सम वाज नॉट लेस देन मतलब पहले एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में कंपनसेशन का ₹10 मिनिमम था जिसको 5,000 मिनिमम अब कर दिया गया है। और मेडिकल एग्जामिनेशन का जैसा कि हम जानते हैं कि OSH कोड में भी 45 ईयर के ऊपर में जितने लोग हैं उनको मेडिकल चेकअप करना कंपलसरी किया गया है। ये और इसको जो है सो मेडिकल एग्जामिनेशन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में भी कंपलसरी है क्योंकि जब आपको क्लेम करना है तो उसमें आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से करना है। अगर आपने लेट किया है तो फिर आपका परिस्थिति को देखा जाएगा कि आपके कंट्रोल में स्थिति नहीं थी और इसके लिए आपको कुछ समय की अवधि के लिए जो है आपको कुछ समय अवधि के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन होके ही एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी लायबल है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन added that contractor is also responsible for paying employee compensation। तो इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्टर को लायबल कर सकते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में। ये है। और फिर जिनका गवर्नमेंट जैसे एम्प्लॉयर का तो रिसोर्सेज है और एम्प्लॉय के पास वर्कर के पास रिसोर्सेज नहीं है तो उनको एक पैनल ऑफ एडवोकेट जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी।
और उनको आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं। 2 साल के अंदर आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर में क्लेम दाखिल करना है। तो ये चेंज किया गया। ईपीएफ एक्ट में, ईएसआईसी एक्ट में और सोशल सिक्योरिटी एक्ट में भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंजेस करेगी और समय समय पर नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट जो है उसको अप्लाई करेगी। ऐसा गवर्नमेंट के पास पावर है, ऐसा कोड में प्रोविजन किया गया है कि समय को देखते हुए समय समय पर गवर्नमेंट उसमें आवश्यक जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से संशोधन करेगी। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और इसका हमने एक डिस्कस किया है। और रूल्स आएंगे तो काफ़ी और भी सारी स्पष्टता होगी, क्योंकि रूल्स आने पर कैसे उसको लागू किया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में भी पता चलेगा। तो सोशल सिक्योरिटी कोड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और इसका हमारे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए। और आप ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो साइट पर आप जाइएगा, वेबसाइट पर, तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। ईएसआईसी के साइट पर जाइएगा तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो एक एम्प्लॉय के नाते हमको जानकारी रखना चाहिए ताकि हम समय समय पर लाभ ले सकें। जैसे कि अभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को मालूम ही नहीं है कि उनको बीमार पड़ते हैं तो उनको ईएसआईसी की तरफ से उनको लीव का पैसा देने का प्रोविज़न है, मेडिकल का प्रोविज़न है, उनकी चिकित्सा का प्रोविज़न है। वो जैसे संक्रमण काल में भी उनको लंबा छुट्टी मिल सकता है और लंबा छुट्टी के बदले उनको जो है सो एक पैकेज भी मिलेगा, उनको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन वो क्लेम ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो खासकर